नमस्कार बच्चों। पहली वीडियो में हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। यह उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम प्लास्टिक के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। प्लास्टिक संश्लेषित रेशों की तरह ही एक बहुलक है। बहुलक अर्थात छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना हुआ पदार्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक है। सभी प्लास्टिक, अब ये हमें पता है, हम समझ गए हैं कि छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से ही प्लास्टिक बनता है। छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से ही संश्लेषित रेशे बनते हैं। लेकिन सभी प्लास्टिक में इन छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति एक ही प्रकार से नहीं होती है। कुछ में यह सररेखीय होती हैं। सररेखीय का मतलब यहाँ पे है कि एक ही रेखा में, एक ही लाइन में इन छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति होते जाती है। जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति एक रेखा में ना होकर अलग अलग, यानी कि एक रेखा में पुनरावृत्ति हो गई, फिर एक दूसरी रेखा में पुनरावृत्ति होगी, जिसे हम कहते हैं कि क्रॉसबद्ध इनकी संरचना होती है। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो आपके घर में भी ज़रूर होंगी। इनको आप ध्यान से देखिए कि ये प्लास्टिक कैसा होता है। ये आसानी से इनकी शेप हम बदल सकते हैं, इनकी आकृति हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। और इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि आपने अपने आसपास सभी प्लास्टिक का अवलोकन किया, उनको ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा कि कुछ ऐसे प्लास्टिक है जो अगर थोड़े से ही गर्म हो जाए तो उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और कुछ प्लास्टिक ऐसे आपको मिलेंगे जिनको हम कितना भी गर्म कर लें, वो जल्दी से उनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन दो गुणों के आधार पर हम कहते हैं कि एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा थर्मोसेटिंग है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है और इनके क्या क्या गुण होते हैं। पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक, ये कैसा होता है और इसके क्या गुण होते हैं। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन आप घर पे बहुत यूज़ करते होंगे और पीवीसी इसके एक कुछ उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक के कुछ चित्र मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये कि डिब्बा, शायद आपके घर में ये ज़रूर होगा। ये वायर भी आपने ज़रूर देखी होगी। ये जो वायर है ना, इसके चारों ओर जो अंदर तो हमें पता है कि ये धातु का है, बाहर जो इसके जो रैपर है इसका, वो पीवीसी का, किसका बना हुआ है, वो पीवीसी प्लास्टिक का बना हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसा होता है और इसके क्या गुण होते हैं। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नहीं मोड़ा जा सकता, और उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए, ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो किससे बनी होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये इधर देखिए, ये इसमें हमारी प्लेट है जो हम खाना डालने के लिए और खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे स्विचेज हैं, ये सारे किससे बने होते हैं, थर्मोसेटिंग से। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होने के ही कारण इनका इस्तेमाल बिजली के बोर्ड बनाने में होता है। और इसी प्रकार जो हमारे घर पे जो बर्तन होते हैं, उनके हत्थे बनाने में भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक के कुछ अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक का मतलब है
कि कोई भी प्लास्टिक हो उनके अंदर ये कुछ गुण तो होंगे ही होंगे, चाहे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो चाहे वो थर्मोप्लास्टिक हो। पहला गुण, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। अनअभिक्रियाशील का मतलब है कि हम प्लास्टिक को कहीं रख दें और उसको 5 दिन 10 दिन और 1 साल या 10 साल के बाद भी देखें तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि लोहे या किसी भी धातु की बनी हुई वस्तु अगर हम 2 या 1 दिन ही छोड़ दें और उसके आसपास अच्छा खासा या थोड़ा बहुत जल है और वायु उसके आसपास है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जंग लग जाता है, उसके साथ वो अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का संक्षारण भी आसानी से नहीं होता। हम इसके बारे में आगे और भी जानेंगे कि ये जो इसका गुण है ना प्लास्टिक का, ये हमारे लिए आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये पर्यावरण प्रदूषण और हर प्रकार के प्रदूषण में ये प्लास्टिक का गुण बहुत बड़ा अवगुण बन गया है। प्लास्टिक का दूसरा गुण है कि ये हल्का होता है। ये आपको पता ही है, आपने चेयर देखा होगा, एक लोहे का चेयर उठाइए एक प्लास्टिक का चेयर उठाइए, यह प्रबल होता है। प्रबल का मतलब ये है कि यह जल्दी से खराब नहीं होता और इसको हम इससे यूज भी कर सकते हैं। दूसरा और इसके बाद है ये चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब ये है कि हम इसको लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं और इसके साथ कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब है कि ये अपने अंदर से ना तो ऊष्मा को गुजरने देता है और ना ही विद्युत को गुजरने देता है। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग का 4R सिद्धांत क्या है और यह आज के समय में बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। इसके बारे में हम जानते हैं। प्लास्टिक के इस सिद्धांत के जानने से पहले हम 2 शब्द उनके मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया, जीवाणु या बैक्टीरिया की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं। जो प्राकृतिक प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है। इसके बाद कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ओके। और ऐसे आपके आसपास बहुत पदार्थ होते भी हैं, जैसे कि आम या किसी भी खाने की वस्तु, जैसे कि आप कोई सब्जी लेके आए उनके छिलके या कोई फल लेके आए उनके छिलके, उनको आप खाए और दूसरे दिन सुबह या 2 दिन के बाद देखना कि वो अपने उस रूप में ना रहकर उनकी मिट्टी बन जाती है, वो गल सड़ जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। लेकिन आप प्लास्टिक या आप पॉलीथीन की थैली जो बाज़ार से जिसमें सामान डाल के लेके आते हैं उसको डाल के देखिए, वो अगर आपने 5 साल के बाद भी उसे देखोगे तो वो वैसी ही मिलेगी, कुछ ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आता है। अच्छा, प्लास्टिक भी अब हम समझ गए हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो प्लास्टिक है वो भी अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, कई वर्ष क्या 100 वर्षों का भी समय ले लेता है। इसलिए यह क्या है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और जो पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ नहीं होते हैं वही पदार्थ पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसीलिए प्लास्टिक को, क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है और आजकल प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है, इसीलिए प्लास्टिक को उपयोग करने के लिए हमें सभी को एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। तो बच्चों ये समझते हैं कि ये 4R सिद्धांत क्या है। इसमें पहला R, 4R में क्या है, 4R होते हैं जिसमें से पहले R का मतलब है रिड्यूस।
रिड्यूस का मतलब कि हमें उपयोग कम करना चाहिए। रिड्यूस का हिंदी में मतलब होता है कम करना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं तो हमें अपने घर से कोई जूट या किसी भी तरीके का थैला साथ में लेके जाना चाहिए, ताकि हम पॉलीथीन की जो थैलियाँ आती है उनका इस्तेमाल कम से कम कर सकें। ये है पहला आर, जिसका मतलब है रिड्यूस। दूसरा है रीयूज, अर्थात पुनः उपयोग करिए। ये दूसरा आर का मतलब है, यानी कि दूसरा सिद्धांत है। रीयूज का मतलब है कि अगर हम प्लास्टिक की वस्तु कोई घर पे ले आए तो उसका हमें, जब तक वो उस रूप में उपयोग हो रही है ठीक है, उसके बाद हमें उसे किसी और वस्तु में पुनः उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा आर का मतलब है रिसाइकल। उसका रिसाइकल का हिंदी में अर्थ है पुनः चक्रण करना, अर्थात कि हमारे पास प्लास्टिक का पुराना अगर कोई सामान हमारे पास पड़ा है तो हमें उसको इधर उधर ना फेंक कर रिसाइकल के लिए, आजकल रिसाइकल की ऐसे बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए हैं, हमें वहाँ पे उसको देना चाहिए ताकि उससे कोई अच्छा मटेरियल या कोई उपयोगी पदार्थ बनाया जा सके। चौथा आर है, उसका मतलब होता है रिकवर, अर्थात पुनः प्राप्त करिए। रिकवर का मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्त करिए। लेकिन आजकल इस 4R में से जो रिकवर है ना, उसका मतलब रिसाइकल के अंदर ही कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे 4R सिद्धांत के रूप में समझते हैं। यहाँ तक बच्चों हमारा ये तीसरा अध्याय कंप्लीट हो जाता है।